हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 10th में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स इन चैप्टर का हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो बिना देरी किए हुए चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को हम रिवाइज करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिप्रोडक्शन चैप्टर में आपको अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें आपका क्वेश्चन था कि किसी भी पौधे में किस प्रकार से जनन की प्रक्रिया होती है। आप सभी को पता है हर जीव में जनन की प्रक्रिया अलग अलग प्रकार से होती है, ये भी आपको पता है। क्वेश्चन में आपका रीजेनरेशन और बडिंग के बारे में पूछा गया था। रीजेनरेशन इन प्लेनेरिया अगर सचित्र वर्णन करने की बात हुई तो इस स्क्रीन में डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि ये एक प्लेनेरिया का जीव है जिसको 3 अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया गया है। ठीक है, अब रीजेनरेशन का मतलब क्या होता है। रीजेनरेशन का मतलब होता है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन का मतलब ये है कि हर एक पार्ट से एक नया जीव जो है वो बन करके तैयार हो जाएगा। हर एक कटे हुए भाग से एक नया जीव बन के तैयार हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये ऊपर वाले मुख वाले भाग से नीचे की तरफ शरीर तैयार हो गया। यहाँ बीच वाले भाग से ऊपर का मुख भी तैयार हुआ और नीचे का टेल साइड भी तैयार हुआ और नीचे केवल टेल साइड से ऊपर का पूरा मुख तैयार हुआ और उसके बाद वो विकसित हो करके प्लेनेरिया के रूप में बदल गया। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ये आपको ये शो करने की कोशिश करता है कि रीजेनरेशन यानी कि पुनरुद्भवन की क्षमता यदि किसी जीव में होती है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि पुनरुद्भवन की सबसे ज्यादा क्षमता किस जीव में होती है। तो पुनरुद्भवन की सबसे असीम क्षमता प्लेनेरिया नाम के जीव में होती है। प्लेनेरिया नाम के जीव को कितने भी टुकड़ों में तोड़ दिया जाए या काट दिया जाए, इससे एक नया जीव उत्पन्न हो जाता है। नया जीव जो है वो तैयार हो जाता है। चित्र के माध्यम से इसको शो किया गया है। तो आप इस बच्चों इसको अपने डायग्राम को अपनी नोटबुक में बनाएंगे। उसके बाद मैं आपको बडिंग के बारे में भी समझाऊंगी। इस डायग्राम को आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे और लिखेंगे कि प्लेनेरिया में होने वाले पुनरुद्भवन की प्रक्रिया का चित्रीय निरूपण। अगर ये डायग्राम आपने बना लिया है बच्चों, तो हम आगे बात करेंगे बडिंग के बारे में। बडिंग क्या होती है? ये आपका प्लेनेरिया में होने वाला पुनरुद्भवन की क्षमता जो होती है उसका चित्रीय निरूपण है। नेक्स्ट हम देखते हैं बडिंग इन हाइड्रा। इसमें आप देख रहे हैं केवल चित्रीय निरूपण पूछा गया है, तो इसलिए आप इस डायग्राम को भी बनाएंगे। इसमें जो पेरेंट हाइड्रा है, पेरेंट हाइड्रा में एक छोटा सा उभार जैसी संरचना निकलती है। उस उभार जैसी संरचना से क्या होता है कि उस उभार जैसी संरचना से एक मुकुल जैसी संरचना बन जाती है जिसको हम बड कहते हैं। ये आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद एक इस छोटे वाले मुकुल के अंदर धीरे धीरे क्या होता है, विकास होना शुरू होता है। ये विकसित होने के बाद नए हाइड्रा के रूप में धीरे धीरे तब्दील हो जाता है या बदल जाता है। उसके बाद ऊपर टेंटिकल्स पाए जाते हैं और न्यू हाइड्रा जो है वो पेरेंट हाइड्रा से सेपरेट हो जाता है या अलग हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम अलैंगिक जनन के मुकुलन की प्रक्रिया कहते हैं। हाइड्रा में पाए जाने वाला जो जनन है वो अलैंगिक जनन के मुकुलन का रूप है। इसमें एक बड बनती है, इसलिए इसको हम बडिंग भी कहते हैं। इसका डायग्राम भी बना लेंगे बच्चों और लेवलिंग करना नहीं भूलेंगे। इसका डायग्राम बनाएंगे आप। पेरेंट हाइड्रा का डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले, के बाद उसमें एक छोटा सा उभार दिखाएंगे। उसके बाद बड के रूप में उसको विकसित होता हुआ दिखाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होने पर आप उसको न्यू हाइड्रा के रूप में दिखाएंगे और उसके बाद नया हाइड्रा जो है वो
अलग हो जाता है पेरेंट हाइड्रा से, उसको भी आप दिखाएंगे, और टेंटिकल्स जो है वो दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। इलस्ट्रेट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम्स। नंबर 1 में पूछा गया है बाइनरी फिशन इन अमीबा, और 2 में पूछा गया है लीफ ऑफ ब्रायोफिलम विद बड्स। अमीबा में होने वाले बाइनरी फिशन की प्रक्रिया के बारे में आपको चित्रीय निरूपण करना है, सुटेबल डायग्राम्स के माध्यम से दिखाना है, और ब्रायोफिलम की पत्तियों में निकलने वाले बड्स की सहायता से जो नए पौधे का जन्म हो जाता है उसके बारे में भी आपको दिखाना है। तो बाइनरी फिशन इन अमीबा एंड लीफ ऑफ ब्रायोफिलम विद बड्स। बाइनरी फिशन इन अमीबा में इस डायग्राम को भी आपको अपनी नोटबुक में नोट करना होगा। ये भी आपका डायग्रामेटिक व्यू में रिप्रेजेंटेशन है। बाइनरी फिशन इन अमीबा, अमीबा में होने वाली द्विखंडन की प्रक्रिया है ना। किसी भी प्रकार के जनन की जो प्रक्रिया होती है उसकी मूल घटना क्या होती है बच्चों? डीएनए की प्रतिकृति बनाना ही जनन की मूल घटना होती है। जिसमें आप सभी देख रहे हैं ये अमीबा एक कोशिकीय जीव है। पेरेंट अमीबा एक कोशिकीय जीव है, पेरेंट अमीबा, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस सबसे पहले क्या होता है? इसमें कैरियोगैमी की प्रोसेस होती है, और जो कैरियन है यानी कि जो न्यूक्लियस है वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है। उसके बाद फिर बाद में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो 2 भागों में विभाजित होते समय क्या होता है? यहाँ पे केंद्रक का जो है, केंद्रक का क्या होता है? केंद्रक का 2 भागों में विभाजित होना होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस 2 भागों में धीरे धीरे विभाजित हो रहा है। तो विभाजित होते समय क्या हो रहा है? इस समय पे जो उसके अंदर मौजूद जेनेटिक मटेरियल है, जो उसके अंदर मौजूद डीएनए है, उसकी प्रतिकृति बन रही है। क्या हो रही है? उसकी प्रतिकृति बन रही है। प्रतिकृति बनने के साथ साथ यहाँ पे क्या हो रहा है? ये 2 भागों में धीरे धीरे विभाजित हुआ, और इसके बाद ये 2 नई संतति कोशिकाएं बनके तैयार हो गई, जो पूर्ण विकसित अमीबा के रूप में समय के साथ बदल जाएंगी। तो ये क्या है? ये आपका अमीबा में पाया जाने वाला केंद्रक है, जो यहाँ पे 2 भागों में विभाजित हो रहा है। धीरे धीरे ये और 2 भागों में विभाजित होता है, और एक यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। और ये साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस है। इसके बारे में आप अगली कक्षाओं में, जब बड़ी कक्षाओं में पहुंचेंगे तब आप समझेंगे कि पहले कैरियन यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, न्यूक्लियस 2 भागों में विभाजित होता है, उसके बाद फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, और पूरी कोशिका ही 2 भागों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका है बाइनरी फिशन इन अमीबा। लीफ ऑफ ब्रायोफिलम विद बड्स, यानी कि अजूबा की पत्तियां मुकुल के साथ। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, सबसे पहले आप अमीबा का डायग्राम बनाएंगे जिसमें द्विखंडन की प्रक्रिया के बारे में दिखाया जा रहा है, आपको चित्रीय निरूपण करके बताया गया है। उस डायग्राम को नोट करेंगे, बनाएंगे। मैं टाइम दे रही हूँ बच्चों आपको, डायग्राम को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। डायग्राम को बनाते समय ध्यान रखेंगे साफ सुथरा और स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएंगे। नामांकन करना जरूरी है ताकि आपको, एग्जामिनर को ये पता रहे कि आपने जो बनाया है उसमें क्या क्या चीजें हैं वो आपको पता है। के बाद 2 ऑप्शन में देख रहे हैं आप, लीफ ऑफ ब्रायोफिलम विद बड्स। अब इस पत्ती में आपको स्पेशल फीचर क्या दिखाई पड़ रहा है कि ये जो पत्ती है इसमें किनारों पर नॉच बना हुआ है, यानी कि किनारों पर ये पत्ती जो है वो खांचेदार संरचना में बनी हुई है। किनारों पर जो पत्ती है वो खांचेदार संरचना में बनी हुई है, मार्जिनल नॉच है इसमें। तो इसमें क्या देख रहे हैं आप? इसमें आप देख रहे हैं
कि जो पत्ती है उसके हर एक खांचे में क्या हो रहा है, एक नया पौधा विकसित करने की क्षमता होती है। मार्जिनल एडवेंटिशियस बड निकलते हैं धीरे धीरे ग्रो करते हुए। ये मार्जिनल नॉच है, वहां से मार्जिनल एडवेंटिशियस बड्स निकलते हैं, यानी कि इसकी जो रूट्स होती हैं वो एडवेंटिशियस होती है, यानी कि वो मूलांकुर से ना निकल करके पत्ती के नॉच से ग्रो कर रही हैं, तो वो क्या कहलाती है, एडवेंटिशियस रूट कहलाती है। तो एडवेंटिशियस बड निकलती है जो धीरे धीरे ग्रो करके यंग प्लांट के रूप में बदल जाती है और एक नए पौधे के रूप में बदल जाती है, यानी कि हर एक खांच से एक नया पौधा बन सकता है। ये ब्रायोफिलम या सामान्य तौर पे कॉमन नेम के रूप में इसको अजूबा की पत्ती कहते हैं। अजूबा नाम ही शायद इसलिए रखा गया होगा कि हर एक खांचे से एक नया पौधा इसमें तैयार हो सकता है। तो स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है, इसका भी आप नामांकित चित्र बनाएंगे साफ सुथरा और अच्छे से। बच्चों डायग्राम बना रहे होंगे आप ब्रायोफिलम की पत्ती का, जिसमें बड्स का निकलना, उसका विकसित होना और उसका एक नए पौधे के रूप में तैयार होने का नामांकित चित्रण किया गया है। आशा करती हूँ आपको डायग्राम बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है इलस्ट्रेट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम्स, यानी कि डायग्राम्स बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग इसमें। आपने प्लेनेरिया में होने वाले पुनरुद्भवन का डायग्राम बनाया, आपने हाइड्रा में होने वाले मुकुलन का डायग्राम बनाया, आपने अमीबा में होने वाले द्विखंडन का डायग्राम बनाया और ब्रायोफिलम की पत्ती में होने वाले बडिंग का डायग्राम बनाया, लीफ ऑफ ब्रायोफिलम विद बड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलस्ट्रेट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम्स, स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस एंड मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम। इसको भी बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन, राइजोपस में होने वाले स्पोर फॉर्मेशन के बारे में चित्र के माध्यम से समझाया गया है। में आपको दिखाई पड़ रहा है ये जो राइजोपस है, जो इस तरीके का प्लांट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है। कभी भी आपने ब्रेड को यदि कहीं रख के छोड़ दिया होगा और उसमें नमी अगर आई होगी, यानी कि खास तौर पे बरसात के मौसम में यदि ब्रेड को आपने 2-4 दिनों के लिए छोड़ दिया होगा तो उस पर एक हल्की ग्रीनिश ब्लैकिश कलर की काई टाइप की जमने लगती है। हल्की कैसी, ग्रीनिश ब्लैकिश कलर की काई टाइप की जमने लगती है। आखिरकार वो क्या है के बारे में आपको सोचना होगा। वो जो हल्की हरी या काले रंग की काई टाइप की जमने लगती है वो राइजोपस नाम का एक फंगस है। राइजोपस नाम का क्या है, एक फंगस है, जिसमें जो जनन की प्रक्रिया है वो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू इसमें जनन की प्रक्रिया होती है। किसके थ्रू होती है, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू जनन की प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें स्पोरेंजियम के रूप में राइजोइड्स जो हैं, जो जड़ें हैं वो राइजोइड्स के रूप में दिखाई पड़ती हैं। इसमें स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और जब स्पोर्स मैच्योर होने लगते हैं तो क्या हो जाता है, उस स्पोरेंजियम का प्रस्फुटन हो जाता है या वो स्पोरेंजियम फट जाता है और स्पोर्स जो हैं वो बाहर निकल आते हैं, है ना। तो ये स्पोर फॉर्मेशन है, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया का ही एक पार्ट है और राइजोपस में पाया जाता है। राइजोपस जो है ब्रेड पे लगने वाली कवक का एक उदाहरण है। इसका डायग्राम भी बनाएंगे आप सभी। यदि चित्रीय निरूपण करने के लिए पूछा जाए तो आपको ये डायग्राम बना के और इसका नामांकित चित्र बनाना होता है, यानी कि नामांकन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। यदि आपने स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस का डायग्राम बना लिया है और उसकी लेवलिंग भी कर ली है तो अब हम आगे बढ़ेंगे और हम आगे देखेंगे
मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम, यानी कि प्लाज्मोडियम में होने वाले बहुखंडन की प्रक्रिया के बारे में उसका चित्रीय निरूपण करना है। तो इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझ लेंगे और इसको आगे करेंगे। मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम, यानी कि प्लाज्मोडियम में बहुखंडन की प्रक्रिया। प्लाज्मोडियम क्या है, आप सभी को पता है कि प्लाज्मोडियम नाम के परजीवी से मलेरिया नाम का बुखार मनुष्यों में होता है और ये मच्छरों के माध्यम से फैलता है ना। इसमें जनन की प्रक्रिया जो होती है उसके लिए दो अलग अलग जीवों की जरूरत होती है, यानी कि इसका जो जीवन चक्र होता है ये दो अलग अलग जीवों पर निर्भर करता है, मनुष्य के शरीर में भी और मच्छर के शरीर में भी, यानी कि दोनों का होना इसके जीवन चक्र के पूरा होने के लिए जरूरी होता है। डायग्राम में हम देख रहे हैं, यदि एक प्लाज्मोडियम का कोशिका है जिसका केंद्रक है साइटोप्लाज्म है, पूरी सेल है, और ये पूरा सिस्ट जो प्रोटेक्टिव वॉल होती है, उसके अंदर पाया जाने वाला न्यूक्लियस, उसके अंदर भरा हुआ जो पदार्थ है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। ये आपकी कोशिका होती है और सिस्ट होता है, यानी कि प्रोटेक्टिव वॉल होती है। ठीक है। Many daughter cells produced by multiple fission, इसके अंदर ये जो केंद्रक होता है ये बहुत सारे छोटे छोटे केंद्रकों के रूप में बदल जाता है, यानी कि टूट जाता है आपस में और बीच में ही रहता है। Many daughter cells produced by multiple fission, मल्टीपल फिशन के द्वारा, यानी कि बहुखंडन की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, बहुत सारी डॉटर सेल्स बन करके तैयार हो जाती हैं। किसके अंदर, सिस्ट के अंदर जो प्रोटेक्टिव वॉल होती है उसके अंदर बहुत सारी सेल्स बन करके तैयार हो जाती हैं और मैच्योर हो जाने पर, समय आने पर डॉटर सेल्स जो है वो क्या हो जाती हैं, रिलीज हो जाती हैं। इसमें एक कोशिका से बहुत सारी संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया में जो बहुखंडन की प्रक्रिया है जो प्लाज्मोडियम में पाई जाती है, इसमें एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम का डायग्राम भी बनाएंगे बच्चों, और कुछ भी समझ में ना आने पर आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं या आप हैंड रेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। सभी बच्चे डायग्राम को बनाएंगे अपनी कॉपी में। जब आप ये डायग्राम बना लेंगे तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पहला आपने पोर फॉर्मेशन का डायग्राम बनाया राइजोपस में, और दूसरा डायग्राम आपको बनाना है प्लाज्मोडियम में होने वाले बहुखंडन की प्रक्रिया का डायग्राम आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म्स इम्प्लांटेशन और सेकेंड टर्म है प्लेसेंटा। इन दोनों के बारे में आपको बताना है। और ऑप्शन नंबर बी है व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी, यानी मनुष्यों में गर्भावस्था का जो औसत समय है वो कितना है, और इम्प्लांटेशन से आप क्या समझते हैं और प्लेसेंटा से आप क्या समझते हैं, यानी कि आप अपरा से क्या समझते हैं और इम्प्लांटेशन से क्या समझते हैं। तो इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, इम्प्लांटेशन का मतलब होता है द एम्बेडिंग ऑफ अ फर्टिलाइज्ड मैमेलियन एग, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं, इनटू द इनर थिक वॉल ऑफ द यूट्रस, जिसे हम वोम कहते हैं, वेयर इट विल कंटिन्यू इट्स डेवलपमेंट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। यानी कि स्तनधारी जंतुओं में जो फर्टिलाइज्ड मैमेलियन एग का मतलब है कि स्तनधारी जंतुओं में पाए जाने वाला ऐसा एग जिसका फर्टिलाइजेशन हो चुका है, जिसका निषेचन हो चुका है और जो भ्रूण के रूप में बदल चुका है, एम्ब्रियो के रूप में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है, जाइगोट में क्लीवेज हो चुका है, जाइगोट में विभाजन हो चुका है और वो भ्रूण के रूप में बदल चुका है, तो उसका गर्भाशय की दीवार, जो अंदरूनी दीवार है, गर्भाशय की अंदरूनी मोटी दीवार के अंदर उसका
उससे जुड़ने की जो प्रक्रिया है वो इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया कहलाती है, जहां पे उसका आगे का डेवलपमेंट या आगे का विकास होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है, आपको प्लेसेंटा के बारे में बोलना है। प्लेसेंटा क्या चीज होती है, तो लिखेंगे इट इज अ कॉम्प्लेक्स डबल लेयर्ड स्पॉन्जी वैस्कुलर टिश्यू इन ह्यूमन फीमेल formed by the joint activity of maternal and fetal tissues in the wall of uterus that is meant for attachment, nourishment and waste disposal for the fetus. प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा यानी कि अपरा, ये एक कॉम्प्लेक्स डबल लेयर्ड स्पंजी वैस्कुलर टिश्यू से बना हुआ ह्यूमन फीमेल के अंदर पाया जाने वाला बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहां पे मैटरनल और फीटल टिश्यूज यानी कि माँ के जो ऊतक हैं और जो फीटस यानी कि भ्रूण के जो ऊतक हैं, जो नवजात शिशु जो माँ के शरीर के अंदर पल रहा है, उसके ऊतक मिल करके यूट्रस की वॉल के पास अटैच हो जाते हैं और उससे माँ से ही बच्चे को क्या मिलता है, नरिशमेंट मिलता है यानी कि पोषण मिलता है, और वेस्ट डिस्पोजल भी उसी के थ्रू होता है, यानी कि पल रहे भ्रूण के शरीर से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल भी उसी के थ्रू बाहर जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी, ये आप सभी को पता है। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज 36 to 40 वीक्स और 280 डेज, या 9 मंथ्स भी आप लिख सकते हैं। तो इसको नोट करेंगे अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, नेम 4 such diseases, which one of them damages the immune system of human body. आपका लैंगिक रूप से संचारित होने वाले रोग क्या होते हैं उनको लिखना है, 4 यौन संचारित रोगों के नाम लिखने हैं, और इसमें से कौन सा ऐसा रोग है जिससे इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है उसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो आंसर में लिखेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस यानी STDs are the diseases which are spread by sexual contact from an infected person to a healthy person, यानी कि यौन संचारित रोग जो हैं वो एक ऐसे प्रकार के रोग होते हैं जिसमें जो रोग है वो फैलता कैसे है, सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा फैलता है और संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है। दे आर कॉज्ड बाय वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के द्वारा हो सकता है, दैट लिव इन वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरमेंट्स, जो ज्यादातर कहाँ पे रहते हैं, वार्म और मॉइस्ट एनवायरमेंट्स में रहते हैं, ऑफ द वजाइना, यूथरा, एनस एंड माउथ, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आसपास ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और ये क्या करते हैं, ये संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ट्रांसमिट हो जाते हैं सेक्सुअल कांटेक्ट के टाइम पे, और उससे जो दूसरा स्वस्थ व्यक्ति है वो भी बीमार हो जाता है। द 4 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज आर, 4 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज के नाम लिखने हैं, तो वो नाम आप लिखेंगे। नंबर 1 इज गोनोरिया, नंबर 2 is syphilis, number 3 is trichomoniasis, और नंबर 4 is AIDS, that is acquired immunodeficiency syndrome. गोनोरिया, सिफिलिस, ट्राइकोमोनियासिस और एड्स, जिसमें से ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन में पूछा गया है लास्ट में, which one of them damages the immune system of human body. गोनोरिया, सिफिलिस और ट्राइकोमोनियासिस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर ही डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं, लेकिन जो एड्स नाम की बीमारी है ये क्या करती है, ये मानव शरीर के इम्यून सिस्टम को डैमेज करने का काम करती है, यानी कि एड्स में क्या होता है, इम्यून सिस्टम जो है वो डैमेज हो जाता है। तो लिखेंगे एड्स डैमेजेस द इम्यून सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, नेम द पार्ट ऑफ द सेल वेयर इट इज लोकेटेड, एक्सप्लेन इट्स रोल इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल। प्रश्न है,
डीएनए के फुल फॉर्म के बारे में लिखना है। डीएनए का क्या फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम क्या है। नेम द पार्ट ऑफ द सेल वेयर इट इज लोकेटेड, यानी कि कोशिका के उस भाग का नाम बताना है जिसमें ये डीएनए पाया जाता है। एक्सप्लेन इट्स रोल इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल, यानी कि प्रजनन की प्रक्रिया में इसका क्या रोल है उसके बारे में भी आपको लिखना है। तो आंसर में लिखेंगे द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए। ये क्या है? इट इज द जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन द क्रोमोसोम्स। ये क्या है? ये अनुवांशिक पदार्थ है जो किसमें पाया जाता है? गुणसूत्रों के अंदर पाया जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि गुणसूत्र डीएनए से ही मिलकर के बने हुए होते हैं। और ये कौन से कोशिकांग में प्रेजेंट होता है? विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। और ये जो है कोशिका के केंद्रक के अंदर मौजूद होता है। क्या चीज? कोशिका के केंद्रक के अंदर मौजूद होता है जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए के रूप में क्रोमोसोम्स में पाया जाता है। तो इसको भी नोट करेंगे बच्चों, ये आपका 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, डीएनए का क्या रोल होता है किसी भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में। रोल ऑफ डीएनए इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल। किसी भी एक कोशिका को देखने पर कोशिका के अंदर जो केंद्रक मौजूद होता है, उस केंद्रक के अंदर विभाजन के समय पे क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। और ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो डीएनए के स्ट्रैंड से, यानी कि डीएनए के धागे से मिलकर के बने हुए होते हैं, जो लपेटती हुई सी संरचना होती है। तो डीएनए के बारे में आपको लिखना है, डीएनए प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रिप्रोडक्शन ऑफ अ सेल। यानी कि किसी भी कोशिका के प्रजनन में डीएनए जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। द रिप्रोड्यूसिंग सेल प्रोड्यूसेस एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ डीएनए थ्रू सम सेलुलर मैकेनिज्म। जो भी कोशिका के अंदर प्रजनन की प्रक्रिया हो रही होती है तो उसमें कुछ सेलुलर मैकेनिज्म के द्वारा क्या होता है, डीएनए की कॉपी बन जाती है। यानी कि आपको क्वेश्चन बताया था मैंने, एग्जाम के पेपर में पूछा गया था, जनन की मूल घटना क्या है? तो जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। तो वही कॉपी बनाना, जिसको हम कहते हैं कि एक टाइप का फोटोकॉपी, एक ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी हो गया। सिंस द न्यूली फॉर्म्ड कॉपी ऑफ डीएनए लैक्स एन ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर, उसके पास एक ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है ना, तब वो नया सेल बनाने के लिए, सेल भी 2 भागों में डिवाइड हो जाती है और सेल कवर होकर के नया जो डीएनए बना होता है उसको पूरा एक कोशिका मिल जाती है, यानी कि उसका सेलुलर स्ट्रक्चर उसको मिल जाता है। और इस तरह से 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सिंगल सेल एज अ रिजल्ट ऑफ कॉपीइंग ऑफ डीएनए। यानी कि डीएनए की प्रतिकृति बनाते समय जो कोशिका है वो भी 2 भागों में विभाजित होकर एक कोशिका से 2 कोशिका बना लेती है। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स किए, जिसमें काफी क्वेश्चन आंसर्स ऐसे थे जिसमें आपको चित्रीय निरूपण करने के बारे में समझाया गया। तो आपने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करके किस तरह से आंसर शीट में लिखना है उसको समझा। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।